हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सिलिकॉन्स। तो चलिए देखते हैं सिलिकॉन्स होते क्या हैं। तो सिलिकॉन्स हमारे अकार्बनिक बहुलक यानी कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते क्या हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर वे विशाल मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी मूल संरचना में कार्बन एटम नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध पाए। तो हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर वे पॉलीमर होते हैं जो छोटे छोटे सेम यूनिट से मिल करके एक बड़ी संरचना में बने हुए होते हैं और जिनमें किसी भी प्रकार से कार्बन एटम नहीं पाया जाता तथा ये आपस में सहसंयोजक बंध तथा कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉलीफॉस्फेट्स की एग्जांपल लिया गया है, जहाँ पर केंद्र में हमारा फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और नीचे में OR ग्रुप है और इधर साइड में ऑक्सीजन ग्रुप है। तो ये होता है हमारा पॉलीफॉस्फेट्स का फर्स्ट यूनिट्स। वहीं पर पॉलीफॉस्फेट्स का एक और सेम यूनिट लिया गया है जहाँ पर केंद्र में हमारा फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब सेम यूनिट को लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, तो इसी प्रकार से पॉलीफॉस्फेट्स बहुत सारे सेम यूनिट्स हमारे मिल करके पॉलीफॉस्फेट्स पॉलीमराइजेशन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ केवल एग्जांपल के लिए दो पॉलीफॉस्फेट्स यूनिट्स को लिया गया है, लेकिन बहुत सारे पॉलीफॉस्फेट्स यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो उन सभी पॉलीफॉस्फेट्स यूनिट्स को ना लिखना पड़े इसलिए हम सिंपली यहाँ पर N लगा देते हैं। तो ये होता है हमारा पॉलीफॉस्फेट्स का एग्जाम्पल। यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं सिलिकॉन का। तो यहाँ पर भी सेम है, इसके केंद्र में रखा गया है सिलिकॉन और ऊपर नीचे एल्किल ग्रुप रखा गया है और साइड में ऑक्सीजन रखा गया है। उसके बाद है हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन रखा गया है, ऊपर नीचे एल्किल ग्रुप रखा गया है, इधर सिलिकॉन रख दिया गया है। तो यही जो यूनिट है बार बार आपस में रिपीट होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यही सेम यूनिट आपस में बार बार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक लंबी संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम सिलिकॉन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपली ये बहुत सारी स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली दो यूनिट को यहाँ पर लिया गया है और यहाँ पर N लगा दिया गया है। N क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स को हमें लिखना ना पड़े, सिंपली वहाँ उसके लिए हम यहाँ पर N को लगा देते हैं। तो ये होता है हमारा सिलिकॉन का एग्जाम्पल। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ चलिए देखते हैं सिलिकॉन्स होता क्या है। सिलिकॉन्स एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, अकार्बनिक बहुलक का समूह होता है। इनमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन एटम एकांतर पर रिंग या नेट या सीरीज़ के रूप में जुड़े होते हैं। जैसे देख पा रहे हैं हमारा ऑक्सीजन एटम है, यह हमारा सिलिकॉन के साथ एक एकांतर में जुड़ा हुआ होता है। एक एकांतर में एक सीरीज से नेट के रूप में ये जुड़ा हुआ होता है। तो इसी को इस पॉइंट में कहा गया है। देन है हमारा सिलिकॉन का फार्मूला होता है हमारा RnSiO ब्रैकेट में 4 - N/2 ब्रैकेट क्लोज M होता है, जहाँ पर हमारा N इक्वल्स होता है 0, 1, 2 या 3 या कोई भी संख्या हो सकती है, जहाँ पर M इक्वल टू होता है हमारा एक से अधिक अंक और R होता है हमारा एल्किल ग्रुप। चलिए इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इनमें हाई एवं लो टेम्परेचर के लिए बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाए। तो ये हाई और लो टेम्परेचर में भी अपने स्थायित्व को बना करके रखते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा, ये सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस तथा सॉल्ट सोल्यूशन के प्रति निष्क्रिय होते हैं। ये सभी विद्युत प्रतिरोधी होते हैं, मतलब इनमें किसी प्रकार से विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। UV लाइट से अप्रभावित रहते हैं, मतलब इन पर अल्ट्रावायलेट लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसका प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद इसके बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सिलिकॉन निर्माण में मुख्यतः 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा फर्स्ट स्टेप, माध्यमिक यौगिकों का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। तो इसमें होता क्या है, सिलिकॉन तथा मेथिल क्लोराइड हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके डाई मेथिल क्लोरोसिलेन बनाते हैं। तो हमारा सिलिकॉन तथा मेथिल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके डाइक्लोरोमेथिलसिलेन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2CH3Cl, ये हमारा होता है मेथिल क्लोराइड प्लस हमारा सिलिकॉन दिया गया है, आपस में रिएक्ट करके हमारा डाइक्लोरोमेथिल क्लोरोसिलेन से बनाते हैं, जो हमारा 70% प्रोडक्ट होता है। उसके बाद है हमारा उपर्युक्त रिएक्शन में CH3
SiCl3 12% प्रोडक्ट बनता है, तथा CH3 SiCl5 हमारा 5% प्रोडक्ट बनता है। इसके साथ साथ SiCl4 SiCH3 ये सब कंपाउंड भी बनते हैं। मतलब जब हम मेथिल क्लोराइड प्लस सिलिकॉन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ये सभी प्रोडक्ट्स भी हमारा इसके साथ डाई मेथिल क्लोरोसिलेन के साथ ये सब प्रोडक्ट भी हमारा बनते हैं। तो उसके बाद है हमारा इनमें सिलिकॉन बनाने के लिए CH3 SiCl2 ही उपयोगी होती है, इसे अलग कर लिया जाता है। तो अतः हमें सिलिकॉन बनाने के लिए मुख्यतः ही 70% जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ निकला है इसकी आवश्यकता होती है, तो अतः इसे रिएक्शन से अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा सिलिकॉन बनाने का फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप देखते हैं, माध्यमिक यौगिकों का जल अपघटन, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। इसमें होता क्या है, डाई मेथिल डाइक्लोरोसिलेन का हम हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें डाई मेथिल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त होता है। तो यदि हम यहाँ पर जो हमें 70% प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, इसको जब हम 2H2 इसके साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से डाई मेथिल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त होता है। देन हमारा थर्ड स्टेप में एल्किल हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों का बहुलीकरण। तो यहाँ पर हमारा जो डाईमेथिल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त है इसको हम बहुलीकरण कराते हैं। तो बहुलीकरण कराने में होता क्या है कि सेम यूनिट्स आपस में जुड़ करके एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा केंद्र में आ जाता है सिलिकॉन और इसके ऊपर नीचे हमारा CH3 बॉन्ड जुड़ा है, इधर साइड में HO बॉन्ड जुड़ा है, इधर OH बॉन्ड जुड़ा हुआ है। देन फिर सेम यूनिट इसी को लिखा जाता है, फिर इसके केंद्र में सिलिकॉन है, ऊपर नीचे CH3 बॉन्ड, इधर HO बॉन्ड, इधर OH बॉन्ड। तो इस प्रकार से कंटिन्यूसली सेम यूनिट्स आपस में जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, OH प्लस HO यहाँ से हमारा माइनस H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वही प्रोसेस फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब फिर से सेम यूनिट यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर HO प्लस यहाँ से H से H2O निकल जाता है। इस प्रकार से कंटिन्यूसली हमारा चेन बनता जाता है और H2O की निकलने की प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है। हम देखते हैं उसके बाद जब यहाँ से H2O और निकलता है तो हमारा क्या प्रोडक्ट। तो जब हमारा H2O निकला तो सिंपली यहाँ पर हमारा O आ गया, बाकी जो हमारा H और HO था वो सिंपली यहाँ से हट गया, सिंपली यहाँ पर O लिख दिए हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट में वही प्रोसेस फिर से हो रहा है, यहाँ पर से फिर H2O बाहर निकलेगा। देन यहाँ पर से फिर हमारा H2O बाहर निकलता है तो यहाँ पर हमारे इस प्रकार से कुछ कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड यूनिट है यहाँ पर भी देखिए O आ गया। तो इस प्रकार से कंटिन्यूसली हमारा जो H2O बाहर निकलता रहता है और चेन कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यदि हमें इस चेन को रोकना है तो इसमें हम CH3 ब्रैकेट में 3SiO डाल देने से हमारा बहुलक अणुओं का प्रसार रुक जाता है। तो यदि हम इस कंपाउंड को इसमें डाल देते हैं तो हमारा जो चेन कंटिन्यूसली चल रहा है, हमारा जो H2O कंटिन्यूसली निकलता जा रहा है, इसका जो प्रसार है ये रुक जाता है। तो ये होता है गाइस हमारा सिलिकॉन्स को बनाने की विधियाँ।